नमस्कार साथियों, अब तक हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आता है तो। चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। इसका मतलब है, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। किसी भी पदार्थ की धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। धारण क्या करेगी, इस टॉपिक के अंतर्गत क्या धारण कर रहा है कोई पदार्थ, इस टॉपिक के अंतर्गत पदार्थ जो है वो आवेश को धारण कर रहा है। इसलिए आवेश को धारण करने की जो उसकी क्षमता है वो उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। पहला जो टॉपिक है वो है चालक एवं विद्युत रोधी। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चालक की। जैसे विद्युत चालन के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये सिंपल सी बात है, आप सभी समझ रहे होंगे इस बात को। नंबर 1 है चालक, वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं। आसानी से शब्द जरूर आया यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करें और बिना किसी विशेष प्रयास के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो वो चालक कहलाते हैं। जबरदस्ती या यूं कहूं विशेष परिस्थितियों में तो कुचालक पदार्थों में भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसे चांदी है, तांबा है, नमक का विलयन है, अम्ल व क्षार है, मनुष्य का शरीर है और पृथ्वी है। ये सभी चालक के ही उदाहरण हैं। इन सब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। दुनिया में सबसे बेहतरीन जो चालक है वो कहलाता है चांदी। अगला टॉपिक नंबर 2, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो विद्युत के लिए अवरोध पैदा करता हो विद्युत रोधी कहलाता है। तो वे पदार्थ जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत रोधी कहलाते हैं। इन्हें कुचालक भी कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी बात थी। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, एबेनॉइट है, सूखी लकड़ी है, आसुत जल है। ये आसुत जल क्या होता है, मतलब प्योर H2O आसुत जल कहलाता है, जिसमें किसी प्रकार की लवणीय अशुद्धि नहीं हो तो उससे हम कहेंगे आसुत जल। और आसुत जल का फॉर्मूला H2O होता है, आप जानते होंगे। इसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन अपनी नाभिकों से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। इसलिए आसुत जल में कोई विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए आसुत जल कुचालक होता है या विद्युत रोधी होता है। समझ में आई बात। आसुत जल क्या होता है, जो पूरी तरह से शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब आप आरओ के पानी को न समझे कि आरओ का पानी आसुत जल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरओ के पानी का हिसाब अलग है। आसुत जल का मतलब है कि आप जल को बॉईल करो और वो उबलता है, उबलने के बाद उसका वाष्पीकरण होता है और जो प्लेट से टकराकर जो वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो जो प्लेट के चिपका हुआ जो लिक्विड है, पानी है, वो आसुत जल है। क्योंकि कोई किसी प्रकार की अशुद्धि जो है वो उस बर्तन में रह जाएगी। केवल पानी की भाप बनती है और चीज़ों की भाप नहीं बनती। मुक्त एवं बद्ध आवेश। परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन जो आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित होते हैं जिन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल लगता है उन्हें बद्ध आवेश कहते हैं। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात थी, कभी एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है, जनरल चीज़ें हैं और आपको ये आनी चाहिए। अगला है वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक की भारी कक्षा में उपस्थित रहते हैं जिन पर नाभिक का आकर्षण बल दुर्बल होता है मुक्त आवेश कहलाते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे और केमिस्ट्री के लिए ये जनरल सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं निकल सकते। ये इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। मान लीजिएगा कि ये लोहे की छड़ है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं और वो मुक्त भी हैं और वो इस छड़ में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन वो छड़ को छोड़कर बाहर नहीं आ सकते। ये बात यहाँ कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं निकल सकते। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाए या बाह्य बल अप्लाई किया जाए तो ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तार में गति करते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ फ्री हैं या बाह्य कक्षकों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ही वो इलेक्ट्रॉन ही घूमते हैं। जैसे ये प्लास्टिक का पेन है और इसके सभी इलेक्ट्रॉन इनके नाभिकों के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री नहीं है, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएगा, इस वजह से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अगर अधिक करंट या अधिक वोल्टेज का करंट इसमें प्रवाहित किया जाए तो प्लास्टिक में भी करंट प्रवाहित हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। देखिएगा, परावैद्युत पदार्थ और कुचालक पदार्थ लगभग सेम है, इनमें डिफरेंस इतना ही है। देखो, कुचालक पदार्थ की परिभाषा यहीं तक होती है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ये परिभाषा ही कुचालक पदार्थ की होती है। लेकिन परावैद्युत के चक्कर में एक लाइन और जुड़ गई इसमें कि लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में अगर हम रख दें तो फिर ये ध्रुवित हो जाते हैं, इनमें प्लस और माइनस का जो वितरण है वो अलग अलग हो जाता है, इसलिए इन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल है एबेनॉइड, मोम, कागज, अभ्रक, तेल इत्यादि। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला है ध्रुवीय परावैद्युत। पहला क्या है? ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय जैसे HCl अणु ध्रुवीय है, इसमें H+ और Cl- के रूप में ये वितरित रहता है, अलग अलग इसकी स्ट्रक्चर भी अलग होती है, यहाँ H+ होता है, यहाँ Cl- होता है, तो ये HCl अणु ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। और अध्रुवीय परावैद्युत है H2, CO2, N2, O2, मतलब इसमें प्लस और माइनस का वितरण अलग अलग न होकर एक ही समान रूप से ये वितरित रहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का वितरण केंद्र अलग अलग होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं, जैसे HCl अणु। वे पदार्थ जिनमें धन आवेश व ऋण आवेश का वितरण केंद्र एक ही बिंदु होता है अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं, जैसे H2, CO2, N2, O2 इत्यादि। अगला जो टॉपिक है वो है चालक की धारिता। ये देखो, ये जो चैप्टर का जो नाम था विद्युत धारिता, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये वेरी वेरी मोस्ट है ये, क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ भी है। तो आपको मैंने बताया था कि किसी, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ये कितना आवेश धारण कर सकती है, ये इसकी धारिता की माप है। देखिएगा कि किसी चालक को आवेश Q देने पर यदि उसमें V विभव उत्पन्न हो जाए, तो कोई चालक है उसको मैं Q आवेश दे दूं तो उसमें अगर V विभव पैदा हो जाएगा तो Q प्रोपोर्शनल V रहेगा। अर्थात कि उस पर जो आवेश जो दिया जाएगा, आवेश का जो वैल्यू है वो उस पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात आवेश प्रोपोर्शनल विभवांतर। तो जो मैं इसके ऊपर आवेश की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, इसके ऊपर विभव की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इस वजह से कहा है कि आवेश प्रोपोर्शनल विभवांतर Q प्रोपोर्शनल V। ये आपको याद रखना है कि Q बराबर CV, जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। C बराबर Q/V हो जाएगा। इसे आपको याद करना, अच्छे से लिख भी रखा है, रटना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है जिस प्रकार से पहले चैप्टर में E बराबर F/Q आपको मैंने याद करवाया था, ठीक उसी प्रकार ये आपको पक्का याद करना है, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। तो इसके आधार पर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो भी देख लें आप, कि यदि V का मान मैं 1 वोल्ट ले लूँ तो C बराबर क्या हो जाएगा Q। तो परिभाषा बनेगी, किसी चालक पर उपस्थित वह आवेश जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे, चालक की धारिता कहलाता है। इकाई वृद्धि कर दे, चालक की धारिता कहलाता है। तो C का मात्रक कूलाम बटा वोल्ट, क्योंकि C बराबर Q/V था, Q का कूलाम है, V का वोल्ट है, जो फैराड के बराबर है। तो C का विमेय सूत्र भी निकाल लें हम, हालांकि 11वीं क्लास में आपने पढ़ लिया होगा, फिर रिपीट कर लेते हैं हम। C बराबर Q/V आपने पढ़ाई था। Q बराबर IT होता है। कैसे भाई? I बराबर dQ/dt आपने खूब पढ़ा होगा। अब dQ को मैं कैपिटल Q लिख रहा हूँ और dt को मैं स्मॉल t लिख रहा हूँ।
तो ये हो गया I बराबर Q अपॉन टी, तो Q बराबर क्या हो गया आई टी। तो इस Q की जगह यहाँ आई टी रखा। और V बराबर W अपॉन Q होता है विद्युत विभव की परिभाषा से, जो आप समझते होंगे। तो आई टी का आई टी, डब्ल्यू का डब्ल्यू, ये Q ऊपर चला गया, Q की जगह फिर मैंने क्या रख दिया आई टी रख दिया, तो ये हो गया आई टी। अब आई टी क्या हो गया आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। अब ये आई का विद्युत धारा है, विद्युत धारा का एम्पियर ए होता है, तो चूंकि आई का स्क्वायर था तो ए की पावर A2, और टी समय है, समय का होगा T2, और कार्य का विनिमय सूत्र होता है M1L2T-2। और इसको जब सोल्व करें M1 ऊपर जाएगा तो M-1 L माइनस का 2 T की पावर 4 और A की पावर 2। ये सी का विनिमय सूत्र है, आपको रटना नहीं है, आपको ये आना चाहिए। एग्जाम में अगर जरूरत पड़ जाए तो आप वहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, जो इसी का हिस्सा है और एग्जाम में पूछा हुआ है, एक बार वेरी मोस्ट भी लगा रखा है मैंने, कि चालक की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर करती है। पहला है चालक के आकार पर, दूसरा है चालक की आकृति पर। अब ये आकार और आकृति क्या चीज़ है? आकार आकृति का मतलब है, आकृति का मतलब तो होता है कि ये चालक गोलाकार है, या फिर ये चालक प्लेट जैसा है, या फिर ये चालक बेलनाकार है, किस आकार का है ये है। और आकार का मतलब होता है कि छोटा है या बड़ा है। छोटा है तो उसका आकार कम है, बड़ा है तो आकार ज़्यादा है। अब वो बेलनाकार है, जैसे मान लो बेलनाकार है चालक, तो बेलनाकार छोटा है, बेलनाकार बड़ा है, तो आकार ये है, आकार उसकी साइज को व्यक्त कर रहा है और आकृति उसकी शेप को व्यक्त कर रही है। अन्य चालकों की उपस्थिति पर, उसके आसपास जो अन्य चालक है उसकी उपस्थिति पर भी ये डिपेंड करता है। और चौथा है माध्यम पर, माध्यम पर भी ये डिपेंड करता है, जिस माध्यम में वो चालक रखा हुआ है। तो चालक की धारिता निम्न 4 तथ्यों पर निर्भर करती है, एग्जाम में ये पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। चौथा देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें पढ़ना है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ये विलगित गोलीय चालक की धारिता एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ। और एग्जाम में पूछा हुआ है, विलगित का मतलब होता है अलग थलग। क्या होता है विलगित का मतलब? अलग और थलग, मतलब ऐसा गोलीय चालक जिसका अन्य से कोई संपर्क नहीं हो, उस गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, उसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय चालक है जिसको Q आवेश देने पर इस पर विभव V उत्पन्न होता है, तो V बराबर KQ अपॉन R। आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये चालक है, इसकी त्रिज्या R है, Q इस पर आवेश है, C धारिता है, V इस पर विभव है। तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है। V का मान यहाँ से उठा लो, तो ये हो गया Q अपॉन K, Q अपॉन R, Q से Q कट गया, R अपॉन K, और K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R, या C प्रोपोर्शनल R, अर्थात गोलीय चालक की जो धारिता है उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। समीकरण 3 गोलीय चालक की धारिता को व्यक्त करता है। C और R में अगर ग्राफ खींचें तो ये सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।